हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बढ़िया। और सब अपना काम बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। किसकी? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। 5 टाइप कौन कौन सी होंगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और लास्ट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में रिडॉक्स रिएक्शंस भी कह सकते हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं 5 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती है। अब वन बाय वन सभी रिएक्शंस को समझते हैं और सबके एग्जांपल्स हम करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन से रिएक्शन की बात करेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा? जहाँ पे एक से ज़्यादा जो एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन हो जाए या मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाए तो एक सब्सटेंस बन जाए, दैट इज द कॉम्बिनेशन। या फिर हम कह सकते हैं सिंपल सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन जाए, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। क्या होगा? जो सिंपल सब्सटेंस है, सिंपल सब्सटेंस हैं वो क्या करेंगे? आपस में कंबाइन होके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म कर लें, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल सब्सटेंस कंबाइन, क्या होगा बेटा? सिंपल सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा। एग्जांपल समझते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स। जैसे कि हाइड्रोजन गैस अगर ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन होगी तो क्या बनेगा? वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, कॉम्बिनेशन हुआ। दूसरा है कार्बन के साथ ऑक्सीजन गैस कंबाइन होगी तो क्या बनेगा? CO2। तो ये सिंपल सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ये हमारे सामने बन गया, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। इसके साथ अगर हमारे पास हो N2 प्लस O2 अगर आपस में कंबाइन होते हैं तो NO बन जाएगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। इस तरीके से क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। ऐसे हम कह सकते हैं सोडियम के साथ Cl2 गैस कंबाइन हो तो क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा, है ना। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अमोनिया होता है NH3, इसके साथ अगर HCl रिएक्शन कर दे तो क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बन जाए। इस तरीके से ये क्या है? सबकी सब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। इसमें क्या समझोगे? सिंपल सब्सटेंस जो है कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स बन जाता है, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सब्सटेंस कंबाइन हुए और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन गए, इसी को कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्या कहोगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहोगे। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन जो होता है उसमें क्या होगा? जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस अभी हमने कंबाइन करके बनाया उसको क्या करना है? सिंपल सब्सटेंस में डिसोसिएट करना है, डिकम्पोज करना है, दैट इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सेकंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा होगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। कौन से हो गए? डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होगा? कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस बने थे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस डिकम्पोज क्या होगा? डिकम्पोज होगा या स्प्लिट अप हो जाएगा। किसमें? सिंपलर सब्सटेंस में। किसमें? सिंपलर सब्सटेंस में। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस डिकम्पोज होके सिंपलर सब्सटेंस बना दे, इसे कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। कौन से रिएक्शन कहोगे? डिकम्पोजिशन। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस डिकम्पोज या स्प्लिट अप, क्या कह सकते हैं? स्प्लिट अप भी कह सकते हैं। स्प्लिट अप होकर सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। क्या कहोगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहेंगे। एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल समझने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ डिकम्पोजिशंस कितने तरह से हो सकती हैं, मतलब किस एजेंट के बेस पर डिकम्पोजिशन। एजेंट्स का मतलब जो सब्सटेंस डिकम्पोज करवाते हैं, जैसे कि हीट करवा सकते हैं, लाइट करवा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी करवा सकते हैं। इसी के बेसिस पर डिकम्पोजिशन जो होता है फर्दर टाइप्स में डिवाइड हो सकती है, फर्दर टाइप्स में डिवाइड हो सकती है। जैसे हम टाइप्स बेसिकली समझते हैं किसके? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के। तो पहला ही जो डिकम्पोजिशन दैट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या समझोगे? इस तरह का डिकम्पोजिशन जहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है बाय यूजिंग हीट। किससे होगा? बाय यूजिंग हीट एनर्जी, दैट इज नॉन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा होता है बेटा इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। कौन सा होता है? इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। इसको इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी कह सकते हैं।
क्या कह सकते हैं, इनको रिएक्शंस भी कह सकते हैं। इस आर रिएक्शन मतलब रिएक्शंस, ठीक है। इस तरीके इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या होगा, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन हो जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। और तीसरा जो आता है दैट इज नोन एज फोटो डिकम्पोजिशन। कौन सा होगा, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस तरीके के रिएक्शन जहाँ पे सनलाइट या लाइट का यूज करके, बाय यूजिंग सनलाइट, बाय यूजिंग सनलाइट, by using sunlight we can decompose the substance into simpler substance, that is called as photo decomposition। इस तरीके से थर्मल, इलेक्ट्रिक और फोटो डिकम्पोजिशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। किसकी बात करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की सबसे पहले बात करते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब ऐसे डिकम्पोजिशन जहाँ पे हीट की मदद से डिकम्पोज करवाया जाता है, दैट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल समझते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के। थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल्स कौन कौन से आएंगे, सबसे पहले बात करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। किसका होगा, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। क्या फॉर्मूला होगा, FeSO4.7H2, दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। किसका, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। कैसे डिकम्पोज होगा वो हम समझते हैं। हमारे पास है FeSO4.7H2, हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज करेंगे तो क्या होगा, FeSO4 प्लस 7 मॉलिक्यूल्स वाटर के क्या हो जाएंगे, इसमें से स्प्लिट अप हो जाएंगे। ये तो हाइड्रेटेड है और ये कैसा हो जाएगा, अनहाइड्रेटेड। कैसा हो जाएगा, अनहाइड्रेटेड फेरस सल्फेट में डिकम्पोज हो जाएगा। किसमें होएगा, अनहाइड्रेटेड, और इसमें क्या होगा, हाइड्रेटेड। मतलब क्या होगा, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं प्रेजेंट है। इसका जो कलर होता है वो होता है ग्रीन, इसका कलर कैसा हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। अगर इस फेरस सल्फेट जो अनहाइड्रेटेड है इसको हम आगे फर्दर हीट करते हैं, FeSO4 जो था उसको फर्दर हीट करते हैं तो क्या बनेगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनेगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस हो सकता है। इस तरीके से फेरिक ऑक्साइड बन गया। इसका कलर कैसा होगा, ब्राउन कलर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, ग्रीन से वाइट, वाइट से ब्राउन कलर में कन्वर्ट होगा, दैट इज द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। पहला एग्जांपल समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल करवाते हैं लेड नाइट्रेट का। किसका, लेड नाइट्रेट का। देखो लेड नाइट का रिएक्शन समझते हैं, कैसे बना सकते हैं, कैसे हम उसको कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सेकंड एग्जांपल थर्मल डिकम्पोजिशन का, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। किसका होगा, लेड नाइट्रेट। क्या फॉर्मूला होता है, PbNO3 लेड नाइट्रेट, ठीक है। वाइट कलर का सॉल्ट होता है। कैसा होता है, वाइट कलर सॉल्ट होता है। इसको हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज करते हैं। हीट की प्रेजेंस में क्या करें, डिकम्पोज करेंगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस ऑक्सीजन गैस निकलेगी। इस लेड ऑक्साइड जो होता है इसका येलो रेजिड्यू लेफ्ट रह जाता है, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है उसकी कैसी आती है, ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस होती हैं। और ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस हो, इसका मतलब कन्फर्मेशन हो गया कि वाइट कलर का सॉल्ट इन सब्सटेंस में डिकम्पोज हो गया। और जो ऑक्सीजन गैस होती है वो कैसी होती है, कलरलेस गैस होती है। इस तरीके से क्या होगा कि थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाता है। समझ में आ गया। ऐसे हम कह सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और ये CO2 में डिकम्पोज हो जाता है। किस में हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं, जिसे हम चूना पत्थर भी कहते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, लाइमस्टोन।
क्या होता है, लाइमस्टोन। इस तरीके से हम डिकम्पोजिशन कर सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमें समझ में आ गया थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिकम्पोजिशन, दैट इज इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। किसका बात करेंगे, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन का मतलब इस तरह का डिकम्पोजिशन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है। सेकेंड है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होगा, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, डिकम्पोज करती है, दैट इज इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल समझते हैं जहाँ पे ये काम हो सकता है। एग्जाम्पल समझना है हमें कैसे, जो हमारे पास वाटर होता है लिक्विड स्टेट में होता है, उसमें अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, H2 होता है, हम कह सकते हैं प्योर वाटर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाता, उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एसिडिक या बेसिक कर सकते हैं, तो ताकि उसमें से क्या आयंस डिसोसिएट हो और वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। ये काम थोड़ा सा करना होता है रिएक्शंस करने से पहले। तो क्या जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो H2 गैस और O2 गैस इसमें लिबरेट हो जाती है। अब ये प्रोसेस हम डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। क्या होता है, हमारे पास एक कंटेनर होता है, इस कंटेनर में दो इस तरीके से यू शेप टेस्ट ट्यूब फिटेड होती हैं। इनके अंदर क्या भरा होता है बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा होता है, इलेक्ट्रोड लगा होता है, यहाँ भी क्या लगा होता है, इलेक्ट्रोड लगा होता है। दोनों को सोर्स ऑफ एनर्जी से हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। उसके अंदर क्या फिल कर देते हैं, वाटर फिल कर देते हैं। क्या फिल कर देते हैं, वाटर फिल कर देते हैं। थोड़े समय के बाद देखते हैं कि दोनों के इलेक्ट्रोड्स जो हैं इनके पास क्या बनने लगे, बबल्स बनने लगे। बबल्स कहाँ गए, ऊपर एयर में, ऊपर जो कंटेनर जो खाली जगह यहाँ पे चल जाएंगे। एक कंटेनर में गैस ज़्यादा होगी, एक कंटेनर में कम होगी। अब जिसमें ज़्यादा होती है वो कौन सा होगा, वो होगा कैथोड। कैसे पता चला कि इसमें जो अमाउंट है वो गैस का ज़्यादा होता है। जैसे अगर हम आइडेंटिफाई करें, इसमें वाटर का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इसमें गैस का लेवल थोड़ा सा कम होगा। जिसमें कम होगा वो क्या होगा, एनोड होगी। इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होती है उसमें पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ। इसलिए यहाँ पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, H2 गैस, और यहाँ कौन सी बनेगी, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होता है। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, हाइड्रोजन गैस का रेशियो एज कम्पेरिजन टू ऑक्सीजन से हमेशा डबल होता है, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूले में हाइड्रोजन के एटम्स डबल है ऑक्सीजन से, जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से हम बता सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि हाइड्रोजन का जो अमाउंट होता है ऑक्सीजन गैस से हमेशा ज़्यादा होता है। ये बात भी हमें यहाँ पे याद रखनी है। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिकम्पोजिशन, दैट इज फोटो डिकम्पोजिशन। कौन सा होगा, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। कौन सी होगी, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो थर्ड है फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी होगी, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन करवाया जा सकता है, दैट इज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल्स जो है ना हमें बहुत अच्छे समझा देते हैं कैसे हम रिएक्शंस को कर सकते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास है सिल्वर क्लोराइड। क्या है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड प्रेजेंट। इसमें सनलाइट पास करें, क्या पास करेंगे, सनलाइट पास करते हैं तो Ag प्लस Cl2 गैस में डिकम्पोज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फोटो डिकम्पोजिशन। पहला एग्जांपल समझ में आया। दूसरा एग्जांपल होता है AgPr, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या नाम होगा इसका, सिल्वर ब्रोमाइड इसका नाम होगा। जैसे इसमें सनलाइट पास करेंगे, सनलाइट पास करेंगे तो Ag प्लस Br2 में डिकम्पोज हो जाएगा, दैट इज नोन एज फोटो डिकम्पोजिशन। इस तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हमारा सेकेंड टाइप्स था वो क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड टाइप्स पे, दैट इज सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा होगा, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। बात करते हैं सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। किसकी बात करेंगे, सिंपल डिस्प्लेसमेंट। तो थर्ड है दैट इज नोन एज सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। कौन सा होगा, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल में क्या होगा, एक जो एलिमेंट जो मोर रिएक्टिव हो लेस रिएक्टिव क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ये बात हम कैसे समझेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज से समझेंगे। किससे समझेंगे, रिएक्टिविटी
सीरीज से समझेंगे। किससे समझेंगे? रिएक्टिव सीरीज। आप सबको पता है रिएक्टिव सीरीज क्या होती है, जिसमें एलिमेंट्स जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी अरेंज होते हैं, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे हम बात करें पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये एक जनरल रिएक्टिविटी सीरीज है। टॉप से बॉटम की तरफ चलते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती है बेटा? डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। ये बात याद है। इसका मतलब जो टॉप में रिएक्टिविटी में हाई है, जो बॉटम में रिएक्टिविटी में लेस है, दैट इज अ जनरल रिएक्टिविटी सीरीज। इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं जो मेटल पहले आएगा और अगले वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस करे, जो डिस्प्लेस होगा वो हमेशा सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। ये बात भी हमें याद रखनी है। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं ये कॉन्सेप्ट कैसे समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स में आ गया जैसे कि भाई हमारे पास है आयरन मेटल है, इसके साथ हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, किसका? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन जो होता है वो कैसा होता है? ग्रे मेटेलिक होता है। कैसा होता है? ग्रे मेटेलिक। और कॉपर सल्फेट कैसा होता है? ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। जैसे रिएक्शंस करेंगे तो आयरन जो है कॉपर से जा रिएक्टिव, देखते हैं कैसे। आयरन भाई यहाँ है और कॉपर बाद में आए, इसका मतलब आयरन क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो बनेगा FeSO4 प्लस कॉपर यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा। फेरस सल्फेट जो बना सा कलर कौन सा आया? इसका क्या आता है? पेल ग्रीन कलर। कौन सा कलर आएगा? पेल ग्रीन। और कॉपर कैसा होगा? रेडिश ब्राउन कलर होता है। इस तरीके से कलर में चेंज आया, दैट इज कॉल्ड एज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ गया? दूसरा बेटा, अगर हमारे पास मैग्नीशियम मेटल है और वो अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? MgSO4 प्लस कॉपर यहाँ पे डिस्प्लेस है। इसका MgSO4 का कैसा हो? कलरलेस सॉल्यूशन होगा। इस तरह के कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है। इस तरह का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। समझ में आ गया? ऐसे ही अगर हमारे पास कॉपर मेटल और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन हो, क्या हो? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन हो, तो क्या करेगा? कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कॉपर के बाद सिल्वर आ रहा है तो क्या बनेगा? कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्या हो जाएगा? वहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ गया होगा सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो यहाँ आके हमारा सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या हो गया बेटा? कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। किसकी बात करते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब जहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट एक साथ हो जाए उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाए, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो बात करते हैं फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या बात करेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे दो आयंस म्यूचुअली एक्सचेंज देयर पोजीशन एंड फॉर्म डिफरेंट सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट बेसिकली हम यहाँ पे टू टाइप्स में पढ़ेंगे। टू टाइप कौन कौन सा? एक है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस रिएक्शन बनना, दैट इज प्रेसिपिटेशन, और उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दूसरी होती है बेटा न्यूट्रलाइजेशन। कौन सी होगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जहाँ पे क्या होगा? एसिड के साथ बेस कंबाइन होगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बन जाए, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। दोनों के दोनों डबल डिस्प्लेसमेंट होते हैं। पहले हम समझते हैं किसकी? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। जैसे कि हमारे पास है लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। क्या है? लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये रिएक्शन सॉल्यूशन में काम करती है। एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब वाटर होना। इसके साथ अगर हम पोटाशियम आयोडाइड की रिएक्शन करवाएं, किसकी? पोटाशियम आयोडाइड, ये भी किस में होना चाहिए? एक्वस में होगा। अगर ये दोनों कलरलेस सॉल्यूशन होते हैं, कैसे होते हैं? कलरलेस सॉल्यूशन होते हैं। रिएक्शंस करवाते हैं कलरलेस सॉल्यूशन के साथ जो है, दोनों का रिएक्शंस करेंगे तो क्या बनेगा? सबसे पहले लेड आयोडाइड बनेगा, जिसका क्या बनेगा? येलो पीपीटी बनेगा, और प्लस क्या बन जाएगा? KNO3 जो सॉल्यूशन के अंदर रह जाएंगे। ये क्या बनेगा? येलो पीपीटी बन गया। क्या बन गया? प्रेसिपिटेट बन गया। इसका मतलब पीपीटी फॉर्मेशन हो गया, और पीपीटी फॉर्मेशन हो गया, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन हो गई? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया? वैसे बहुत सारे एग्जांपल है जहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, जैसे बेरियम क्लोराइड के साथ सोडियम सल्फेट के रिएक्शंस करें, है ना, ऐसे बहुत सारे हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं दैट इज़ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एक एलिमेंट्री आइडिया मैंने आपको दे दिया, समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जहाँ पे एक एसिड बेस के साथ कंबाइन हो तो वहाँ भी डबल डिस्प्लेसमेंट, दो आयंस अपने दो एलिमेंट्स अपनी एक्सचेंज पोजिशंस कर लेते हैं। कैसे? जैसे मान लो मेरे पास है HCl और मैं किसके साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ, NaOH के साथ। HCl इज द एसिड, NaOH इज द बेस। रिएक्शंस कराएंगे एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं, आयंस एक्वस में ही बन सकते हैं। अगर रिएक्शंस करेंगे तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड और प्लस क्या निकल इसमें रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब जो है अपनी आयंस को एक्सचेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस तरीके से हम समझ सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है, जहाँ पे दो आयंस जो एलिमेंट के बनते हैं वो क्या होंगे, अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस करें और वहाँ पे क्या हो जाए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो जाए। इस तरीके से आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं लास्ट रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। बात करते हैं लास्ट रिएक्शन के बारे में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में समझेंगे। किसके बारे में, फिफ्थ इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। किसके बारे में बात करेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शंस का मतलब जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाए और रिडक्शन हो जाए, जब दोनों एक जगह एक साथ होते हैं उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। हम समझते हैं पहले ऑक्सीडेशन के बारे में। किसके बारे में बात समझते हैं, ऑक्सीडेशन, और दूसरे समझेंगे रिडक्शन के बारे में। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और कह सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो होते हैं उनका भी रिमूवल और एडिशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऐसे ही रिडक्शंस के बारे में समझे तो क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ H2 गैस, और इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। या ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में समझें तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन, डिक्रीज होगा तो रिडक्शन हो सकता है। इस तरीके से बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के, समझ में आ गए। तो इस तरीके से जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शंस। क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस कहेंगे। अब हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल जहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शंस होती है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती है। हम समझते हैं कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना। एग्जाम्पल समझते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या है कि कॉपर मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बना। तो कॉपर के साथ क्या जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो कॉपर कैसा कलर का था, रेडिश ब्राउन कलर का था। कैसे कलर का था, रेडिश ब्राउन। और ये क्या हो गया, ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन गया। इस तरीके से क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, दैट इज ऑक्सीडेशन। समझ में आया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, दैट इज ऑक्सीडेशन। समझ में आया। जहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है उसे क्या कहेंगे, हम रिडक्शंस कह सकते हैं। इस तरीके से एग्जांपल्स, हम बहुत सारे एग्जांपल समझ सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल जहाँ पे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों समझ सकते हैं वो समझते हैं। अगर हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड और हमारे पास है वाटर, अगर रिएक्शंस करें तो कॉपर अलग हो जाए, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आएगी। कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करेंगे तो कॉपर मेटल, और क्या बन जाएगा यहाँ पे H2O बन जाएगा। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जुड़ेगी तो क्या बन जाएगा, कॉपर और H2O बन जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर से ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हुआ, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा। ऑक्सीजन जुड़ा मतलब ऐड हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे रिमूवल हो गया तो इसका क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। इस तरीके से रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों एक साथ अगर रिएक्शन में होती है इसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस। तो इस तरीके से आपको मैंने आज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट करवाई हैं, तो आपको समझ में आएगा कि जितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं इनको वन बाय वन आप सबको समझ के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में समझ सकते हैं। तो यहाँ आके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।